नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। हिंदुस्तान की पीठ पर हमेशा छुरा घोंपने वाला कायर पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक से बिलबिला उठा है। भारतीय सीमा पर हमला करने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शांति का कबूतर उड़ाने की दुहाई दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, साथ ही ये रोना भी रो रहे हैं कि जंग से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 विमानों को ध्वस्त करने के साथ साथ 2 पायलटों को पकड़ने का दावा भी कर रहा है और उसकी कोशिश ये अपने आतंकी आकाओं को खुश करने के लिए जो लगातार इमरान खान की सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आज सुबह जब पाकिस्तान के विमानों ने आर्मी बेस को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की तो हमारे जाबाज जवानों ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को धराशायी कर दिया। हालांकि जवाबी कार्रवाई के दौरान हमारा MiG-21 भी क्रैश हुआ और एक पायलट भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि पायलट के संबंध में जांच पूरी होने तक इंतजार करने को कहा है, लेकिन अभी बड़ी खबर जो आ रही है, भारत की तरफ से ये साफ पाकिस्तान को चेता दिया गया है कि हमारे पायलट के साथ किसी भी तरह का कोई अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी पाकिस्तान को अपने संदेश में साफ कह दिया कि ये नए युग का भारत है। हमारी सेना ने यह तय कर लिया है कि आतंक के आकाओं की अब खैर नहीं। पूरा देश इस समय सेना के साथ है। विपक्षी पार्टियां सेना के समर्थन की बात कर रही हैं। लापता पायलट को सुरक्षित वापस लाने की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी नसीहत दी जा रही है कि सरकार इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। ऐसे में आज हम लोकतंत्र में जानने की कोशिश करेंगे कि सेना तो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर ही रही, देश भी एकजुट है। ऐसे में सरकार का कदम क्या सही दिशा में है? क्या सरकार को अपनी रणनीति में और बदलाव किए जाने की जरूरत है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब शांति की बात कर रहा है। पाकिस्तान अब बातचीत करने की अपील कर रहा है। एक तरफ भारत पर सैन्य कार्रवाई की कोशिश करता है, सीमा पर बमबारी कर रहा है, रॉकेट दागता है, तो दूसरी तरफ शांति की माला भी जप रहा है। भारत ने आतंक के अड्डे को तबाह किया तो बौखलाए पाकिस्तान भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है। आतंक के आकाओं के साथ रहकर भारत से बातचीत की गुजारिश करता है। भारत पाकिस्तान से आखिर क्यों बात करे? जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान उसे मेहमान बना कर रखता है। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है या फिर वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है? और क्या अब पाकिस्तान का पक्का इलाज करने की घड़ी आ चुकी? सुन लो पाकिस्तान, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के सपने देखना बंद करो, वरना तुम्हारा वजूद विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। 130 करोड़ की जनता को मत ललकारो, वरना पाकिस्तान शमशान में तब्दील हो जाएगा। जिन आतंकियों के बल पर उड़ रहे हो, हमेशा के लिए उड़ा दिए जाओगे। जिस ISI के कहने पर हमारी सीमा में बम बरसा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। हमने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन तुमने सैन्य कार्रवाई कर युद्ध के लिए ललकारा है। पहले तुम्हारे पाले हुए सपोलों ने कायरों की तरह हमारे 40 वीर जवानों को मारा, जिसका बदला हमने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे आतंकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन तुम उन्हीं आतंकियों की गोद में बैठकर उसे बचाने के लिए भारतीय सेना पर हमला कर रहे हो। पूरी दुनिया देख रही है कि कितनी बड़ी गलती तुमने की है। तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तुम बातों से नहीं, बारूद की भाषा समझते हो। तुम्हारी सरपरस्ती में पल रहे मसूद के चूहों ने 200 किलो बारूद लाया था, लेकिन हमारे शेरों ने हजारों किलो बारूद से आतंक के वजूद को मिट्टी में मिला दिया। अब फिर तुम हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हो, लड़ाकू विमानों से हमले की सोच रहे हो। तुमने हमारी सीमा पर गोलियां और बम बरसाए, लेकिन हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी है। तुमने सैन्य बलों पर हमला कर युद्ध की ललकार लगाई है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारतीय सीमा में जब जब घुसोगे, हमारी सेना तुम्हारे लड़ाकू विमानों को यूं ही उड़ाती रहेगी। पाकिस्तान की हर हरकत का भारतीय सेना जवाब दे रही है। पाकिस्तान के F-16 को हवा में ही भारतीय जवानों ने उड़ा दिया। One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने के बाद
भारत का MiG-21 क्रैश हुआ और हमारा एक जाबाज पायलट लापता है, जबकि पाकिस्तान आतंक के आकाओं को खुश करने के लिए ये अफवाह फैला रहा है कि उसने भारत के 2 विमानों को मार गिराया। वो अपनी आवाम को बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। एक तरफ आतंक के साथ मिलकर युद्ध छेड़ रहे हो, सीमा पार से गोलीबारी कर रहे हो, और दूसरी तरफ रहम की गुहार भी लगा रहे हो। एक तरफ पाकिस्तान बंदूक दिखा रहा है तो दूसरी तरफ शांति के कबूतर उड़ाने की कोशिश भी कर रहा है। बातचीत के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से गुहार लगा रहा है। जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री धमकी भी दे रहे हैं और शांति की बात भी कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ये साफ कह दिया कि जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो ये नए युग का भारत है, कुछ भी कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। अरुण जेटली के बयान से साफ है कि मसूद जब तक मिट्टी में नहीं मिलेगा, तब तक सेना चैन की सांस नहीं लेगी। सेना की कार्रवाई के साथ पूरा देश खड़ा है। सियासी पार्टियां भी सियासत को छोड़कर सेना के साथ खड़ी हैं। आज 21 राजनीतिक दलों की साझा बैठक में 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी हमले की एक स्वर से कड़ी भर्त्सना की गई। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। व उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई में हमारे सशस्त्र बलों व सेना के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराया। देश तैयार है, सेना तैयार है, सियासी पार्टियां तैयार हैं, तो पाकिस्तान की क्या मजाल कि आतंकिस्तान को मिटाने से रोक सके। आतंकिस्तान का अंत हर हाल में होकर रहेगा। मसूद अजहर और उसके बचे हुए सपूलों का साफ होना निश्चित है। अगर पाकिस्तान आतंकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ेगा और भारत को बार बार ललकारने की भूल करेगा, तो भारतीय सेना भी करारा जवाब देगी। हमारी सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो आज हम लोकतंत्र में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना तो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर ही रहे, देश भी एकजुट है। ऐसे में सरकार का कदम क्या सही दिशा में है और क्या सरकार को अपनी रणनीति में और बदलाव किए जाने की जरूरत है? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 3 खास मेहमान हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर JS संधू साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता निगहत अब्बास हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज आत्रे जी हमारे साथ हैं। अनुज आत्रे जी भी आपका भी बहुत स्वागत है। लखनऊ से हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत JS संधू साहब मैं आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि एक जो सवाल यह उठ रहा है कि हमले में नाकाम पाकिस्तान अब शांति के कबूतर उड़ाने की दुहाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस पर? मैं इसके ऊपर बड़े क्लियर शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये कबूतर अब से नहीं, हमने उड़ाने की कोशिश की पिछले 70 साल में। सबसे पहले ये कबूतर हमने 1947 में ही उड़ाया,
जब हमने इनको छोड़ दिया। जबकि ये पूरा का पूरा पीओके जो अभी बोल रहे हैं, पूरे का पूरा कश्मीर हमारे पास होना चाहिए था जी। जो उस समय डिफेंस एक्सपर्ट थे और जो लड़ाई कर रहे थे, जो जनरल्स थे, सब ने बताया कि आप इस समय मत रोकिए हमें, हम आपको पूरे का पूरा कश्मीर वापस लेके देंगे, उसके बाद बात कीजिए, क्योंकि यू शुड टॉक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट पोजीशन ऑफ वीकनेस। कोई यूएनओ या वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाने की जरूरत भी है तो तब जाइए जब हमें जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह है वो हमें कैप्चर करने दीजिए, उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, उस समय ये बताया जा रहा था कि ये मुस्लिम स्टेट हैं, या उस बात में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे हम। यही बोलूँगा, जब हैदराबाद का था वो भी तो पूरा था, बिल्कुल जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यही हुआ कि हमारा इरादा उस समय इतना नहीं था, लेकिन उन्हीं का जो बॉर्डर के अक्रॉस हैं अभी, उन्होंने बलूचिस्तान में भी, जो पाकिस्तान के साथ नहीं था, वो भी सेपरेट स्टेट थी, उन्होंने जिगरा दिखाया, उसके ऊपर कैप्चर कर दिया। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा ये मिस्टेक हुई है जो ये 70 साल पहले हुई। जैसे आप कबूतर उड़ाने की बात कर रहे हैं, और तब के बाद हम कबूतर उड़ाते आ रहे हैं क्या, क्योंकि हमने उसके बाद भी आर्मी को एक सेकंड प्लेस दे के रखा। जब हमें झटका लगा 62 में, तो फिर हमने कुछ आगे आने की कोशिश की। 65 में स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इसी जगह के ऊपर भी हाजी पीर और बहुत से ऐसे एरियाज हमने लिए। लेकिन आप सबको मालूम है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छी उन्होंने इंडिया को लीडरशिप दी, लेकिन फिर भी उस समय 65 में भी कबूतर उड़ाए गए और वापस फिर हमें एरिया उनको देना पड़ा। पाकिस्तान को रास्ते पर लाने के लिए आप क्या इलाज बताना चाहेंगे कि क्या पक्का तरीका है? पक्का तरीका मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि 71 में हमारे पास बहुत अच्छा मौका आया। हमने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया, 93,000 प्रिजनर्स हमने लिए। लेकिन उस समय आप फिर बहुत अच्छी लीडरशिप थी, दुनिया के प्रेशर के अंडर भी, निक्सन ने भी, 7th फ्लीट, कहाँ से धमकियां आई, लेकिन बहुत फाइनली वी बकल्ड अंडर प्रेशर, या जो भी कुछ होगा। हमने 93,000 प्रिजनर्स को भी एनकैश नहीं कर सके। हमें बताया गया था कि शायद भुट्टो जी मान गए थे कि हम ये प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन बाद में वी लीव इट टू ऐसे आर्मी मैन, उन डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा मैं। लेकिन उस समय जब आर्मी मैन की जनरल मानेक शाह की बात सुनी, तैयारी की, क्योंकि इमीडिएटली वो नहीं गए, उन्होंने 1 साल मांगा और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको सबसे बड़ी विक्ट्री दी, लेकिन आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। लेकिन उनकी बातें अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये इसलिए मैं वो भूमिका या उसके बारे में इसलिए बताया मैंने, यू मस्ट लर्न द लेसन फ्रॉम द पास्ट। ठीक बात। और अगर आप वो लेसन नहीं लर्न किए, अभी भी आप वो लेसन लर्न नहीं किए हैं, तो फिर हम ऐसे ही करते रहेंगे, कभी भी नहीं होगा। जहां तक ऐसे मिलिट्री एक्सपर्ट या सलाहकार के तौर पे मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है वो हमारे सामने अभी कुछ नहीं है। जी। अगर हमें डिसीजन दिया जाता है क्लियर कट कि हमने ये करना है, अगर आप देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है, नॉर्थ से साउथ देखें तो ईस्ट से वेस्ट देखें तो ईस्ट से वेस्ट उसकी डेप्थ बहुत कम है, नॉर्थ से साउथ काफी है, ईस्ट से वेस्ट बहुत कम है। तो इसको 2 हिस्सों में भी बांटने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कन्वेंशनल वॉरफेयर में। जी। फिर ये हमारे कुछ लीडर्स या हमारी पॉलिसीज में डर जाते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट है। कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है मेरे हिसाब से। जी। जो उनके पास है ये टैक्टिकल न्यूक्लियर थ्रेट का वो धमकी देते हैं। हर जगह बोल देते हैं कि हमारे पास जो बम है, क्या हमने इनको पटाखे चलाने के लिए रखा है, हम तो तभी यूज करेंगे जब आएंगे। वो टैक्टिकल न्यूक्लियर क्या है कि जब आर्मी एक उनकी थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगी, जब अटैक करेगी उनको,
तो उसमें वो थिएटर में यूज करेंगे अगेंस्ट द आर्मी। जो हम सोचते हैं कि वो न्यूक्लियर बम में पूरा हिंदुस्तान को उड़ा देंगे, कर देंगे, वो कोई बात नहीं होगी, वो सिर्फ धमकी वाली बात है। चलिए, यानी कि पाकिस्तान जो गीदड़ भपकियां देने की हमेशा से कोशिश करता रहा है, डराने का प्रयास करता रहा है, लेकिन इस बार जो भारत ने मैसेज दिया है कि अब उसकी गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है, करारा जवाब दिया जाएगा। अनुज अत्री जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम पूर्व की गलतियों को यहाँ पर बिल्कुल भी उसका जिक्र नहीं करना चाहते हैं, हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की इस अपील पर, इमरान खान की अपील पर कि हम शांति को तैयार हैं, जंग से कुछ भी हासिल नहीं होगा, पहल होनी चाहिए? देखिए, मैं आपने अगर पूर्व की बात कहा कि नहीं करेंगे, तो मैं चाहूंगा हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमारे सम्मानित हमारे ऑफिसर बैठे हैं सेना के रिटायर्ड, उन्होंने भी काफी कुछ पूर्व की बातें इशारों में कही और आप भी कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1947 से लेकर के आज तक ऐसी कौन सी सरकार है जिसने पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किए? और एक शांति प्रिय मुल्क होने के नाते क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम अपने अगर पड़ोस में या अपने देश में अमन चैन हमारा बिना खून खराबे के बन सके, तो हम उसकी तरफ प्रयास ना करें? अगर बात मैं पिछली बात करें, अगर हम बात करें, हम 71 की बात करें कि जिस समय इंदिरा जी ने पाकिस्तान में जाकर के और उनके 90,000 93,000 सैनिकों को अपने बंदी बना लिया था और पाकिस्तान को हमने काफी हद तक जीत लिया था, लेकिन बावजूद उसके किस हालातों में उस समय क्या हालात थे जो हमें छोड़ना पड़ा? हमें उनकी तरफ भी देखना चाहिए। केवल और केवल अगर हम इशारों में वो उनकी करें, हमें यह देखना चाहिए कि वो आयरन लेडी, जिसको विश्व ने आयरन लेडी का नाम दिया, देश ने आयरन लेडी का संज्ञान दिया, और हमने उन्हीं के लीडरशिप में जो है पाकिस्तान के मौजूदा वक्त की बात करते हैं, मौजूदा वक्त की बात करते हैं ना अतरे साहब, क्योंकि गले मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। उसी को मैं आगे बात कर रहा हूं कि उसी समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने कराए थे और बांग्लादेश का देश उस वक्त भी साथ खड़ा था, देश आज भी साथ खड़ा हुआ है, और भारत की तरफ जो भी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। हर देशवासी ये बात चाहता है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, पाकिस्तान का इलाज क्या है आप लोगों की नजर में? आप लोग बातचीत की पहल के साथ हैं कि एक मौका देना चाहिए, या आपको लग रहा है कि अब आर पार की जंग है, जो होगा देखा जाएगा? देखिए, बातचीत की पहल तो बहुत हो चुकी है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत विश्वास किया जा चुका है। हम इसी सरकार में देखें तो हमने इस बार भी उनके ऊपर बहुत विश्वास किया, कई प्रकार की डिप्लोमेसी करने की कोशिश की। उससे पहले भी हमने ताशकंद समझौता किया, उनके साथ शिमला समझौता किया, उनके साथ हमने समझौता एक्सप्रेस चलाई, हमने बस चलाई, हमने ट्रेन चलाई, हमने ISI को इस सरकार ने जो है अपने देश में बुलाया, आप आइए पठानकोट हमले के बाद इंक्वायरी कीजिए। हमने जो है हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर के वहां पर जो है साड़ी और शॉल की जो डिप्लोमेसी की भी कोशिश की, लेकिन क्या मिला बदले में? पाकिस्तान पे कभी हमें विश्वास करने का कोई, क्या उसने आज तक विश्वास पे खरा नहीं उतरी है पाकिस्तान। और आज हालात ये हैं कि बातचीत की जाए, अगर बातचीत की पेशकश इमरान खान की तरफ से आ जा रही है, तो किससे बातचीत की जाए? क्या इमरान खान आज उस शक्ति में है, आज उस पोजीशन में है, उस कंडीशन में है? क्या उनकी वो हैसियत है कि वो बातचीत के लिए सक्षम है? अब ये केवल और केवल आपकी पार्टी का स्टैंड ये है कि अब बातचीत का समय गया, अब बातचीत के लिए कोई गुंजाइश ना है और ना होनी चाहिए। सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बातचीत की कोई गुंजाइश रखना चाहते हैं, ये विदाउट प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में। वो प्री कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके जो टेररिस्ट कैंप हैं, उनकी इंस्पेक्शन इंडिया के रैप और वर्ल्ड बॉडी के रैप से होगी। वी विल सी एंड यू विल एग्री टू इट कि all these installations are destroyed and there is a international body placed in Pakistan who will supervise, otherwise कोई फायदा नहीं है, otherwise we'll have to go and attack। जी, यानी आप कह रहे हैं कि सशर्त बातचीत होनी चाहिए, इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए कि वो अपील कर रहा है, भले ही उसकी इसके पीछे मजबूरी हो। लेकिन निगात अब्बास, क्या माना जाए, सरकार के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या आर पार की लड़ाई सोच रखी सरकार ने? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी, पर उससे पहले मैं कुछ पंक्तियों के जरिए उसके माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगी कि ना झुकने दिया तिरंगे को, ना जंग कभी हम हारे हैं, भारत माँ तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा क्योंकि हमारा चौकीदार जाग रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। रही बात, मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि पूर्व बातें अगर हम करें कि बातचीत हुई थी और बहुत चीजें, अगर हम बात करें, अगर हम मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं, मैं उनकी थोड़ी सी बात का जवाब देना चाहूंगी। अगर हम बैक थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, ये तो देन ही कांग्रेस की है। पहली बात।
दूसरी बात, अगर आप मेरे को कहते हैं कि बातचीत करी जाए, तो बातचीत तो तब करी जाएगी जब पाकिस्तान थोड़े कुछ स्टेप्स लेगा, कुछ इनिशिएटिव लेगा। वही अगर हम पिछली बातें दोहराएं कि इतने अटैक, हमारे बंबई पे हमला हुआ था, उरी पे हमला हुआ था, हमने एविडेंसेस दिए थे, तब पाकिस्तान ने रत्ती भर भी बात नहीं करी। तो अब क्या बातचीत करें? अब जब मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया गया, उनकी भाषा में उन्हें सबक सिखाया गया, जब 200 आतंकी मारे गए, जब हमारे जंगी जहाज गए वहां पे यमदूत के रूप में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को, दहशतगर्दों को मार कर आए, उन्हें सबक सिखा कर आए, तब वो बातचीत की बात कर रहे हैं। तो ये सब उनका नाटक है, दोगला रूप है। मैं नहीं मानती कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, वो सिर्फ आतंकिस्तान है और आतंकवादी को आगे बढ़ाना चाहता है। तैयार है, हाँ या ना? देखिए, बातचीत करने के लिए मैंने वही कहा कि पाकिस्तान को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर वो कुछ स्टेप्स ऐसे लेता है कि हमारी सरकार मानती है, इस बात की संभावना कम है, हमारी, क्योंकि जिन आतंकियों को पालपोस रहा है उसको वहां की सेना सुरक्षा दे रही है। रविंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी रविंद्र सिंह जी चिंता की जो बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 को तो मार गिराया, लेकिन एक हमारा जाबाज पायलट लापता है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन अब इस वक्त जो खबर आई कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारे पायलट के साथ, हमारे जवान के साथ किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी की तो अंजाम बुरा होगा। आपको लग रहा है कि पायलट की सुरक्षित वापसी मुमकिन है, रविंद्र सिंह जी? देखिए, जैसे लड़ाई के दौरान के जो नियम कानून है, जो संधियां हुई हैं, उसके मुताबिक तो हमारे पायलट को सुरक्षित वापस आना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा कैसे करें? ऐसे हमारे तमाम केसेस हैं कि जिनमें कि आप हमारी जो बात है वो सुनते नहीं है। हमारे तमाम सबूतों को, आज तक जितने भी घटनाएं भारत में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हमने उनको पुख्ता सबूत दिए हैं, उनको उन्होंने कभी नहीं माना, उनको उन्होंने झुठला दिया। वही प्रश्न आज खड़ा होता है कि हम तो चाहेंगे कि हमारा जाबाज पायलट जो है वो वापस लौट के आए, लेकिन लौट के आने के पीछे की मंशा ये है कि हमने उसको चेतावनी भी दी है कि उसको सुरक्षित हमें सौंपना चाहिए। लेकिन मुद्दा यही आता है कि हम पाकिस्तान पर भरोसा करें तो कैसे करें? सर, जिस जेनेवा संधि की आप भी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान देशों से कैसे उम्मीद की जा सकती है जब वो डोजियर सौंपे जाने के बाद ये मानने को तैयार नहीं कि वो आतंकियों को पनाह देता है, जबकि उसको खुद सुरक्षा मुहैया करा रहा है? तो इस बात की गुंजाइश कितनी बचती है? रविंद्र सिंह जी, सबसे बड़ी समस्या यही है जो हम बात अभी कह रहे हैं। अभी ब्रिगेडियर संधू की बात से मैं सहमत हूं। अगर हम उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, हम बातचीत करें। और इससे पहले भी, चाहे 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या कारगिल युद्ध रहा हो, इसके बाद भी हम पाकिस्तान से बातचीत करते रहे हैं और इसी उम्मीद पे करते रहे हैं कि शायद वो सुधर जाए और हमारी बातों को मान के अमन चैन कायम रखने में मदद करे। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। ब्रिगेडियर संधू ने जो बात कही कि सशर्त हम बातचीत करेंगे। जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है अजहर मसूद, खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है। पूरी दुनिया के तमाम देशों ने उसको वैश्विक आतंकी घोषित करने की बात संयुक्त राष्ट्र में उठाई, लेकिन चीन के वीटो के बाद वो चीज हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। प्रश्न ये है कि जब उस ऐसे आतंकवादियों के मुखिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही है, तो जब तक कि वो इन आतंकवादियों को या तो खुद खत्म करे या हमें सौंपे, क्योंकि ये सब हमारे मुजरिम हैं, हमारे दोषी हैं। इन्होंने हमारे सैकड़ों हजारों लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा, बंबई से लेके और कश्मीर की घाटी तक। तो जब तक कि पाकिस्तान ये कदम नहीं उठाता है कि इन आतंकवादियों के मुखियाओं को हमें सौंपे या उनको मारे और हमको सबूत दे, तब हम उससे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए कोई हम पीछे नहीं है। लेकिन बिल्कुल, जय संधू साहब ने भी यही बात कही है, कि सशर्त अगर बातचीत को तैयार है पाकिस्तान, तो उस दिशा में पाकिस्तान से बातचीत तो की जा सकती है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जय संधू साहब, मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। साथ ही जिस अपने पायलट का हम जिक्र कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने अगर ये स्वीकार किया कि भारत का पायलट हमारे कब्जे में है, तो ये पाकिस्तान पर दबाव के लिए कितना काम आएगा कि पाकिस्तान जब ये स्वीकार कर रहा है तो इस तरह की कोई हरकत हमारे जवान के साथ नहीं कर सकता? इससे पहले मैं आपका जवाब दूं इस सवाल का, मैं हम्बल सबमिशन करना चाहता हूं इस चैनल के ऊपर भी जी, कि प्लीज़, हम कोई कांग्रेस नहीं है,
कोई बीजेपी नहीं है। नो वन शुड जस्टिफाई हिज पार्टी एंड इट इज अ नेशनल क्राइसिस, वी आर इंडियंस एंड लाइक टू कोट जो 62 में लता मंगेशकर ने गाया था, मैं उसका बोलना चाहता हूँ। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे लड़ने वाला हर कोई भारतवासी, वीर था भारतवासी। तो वही स्पिरिट हमारे में जो आई है, तो प्लीज डोंट स्पॉइल इट बाय रेफरिंग टू योर प्रीवियस लीडर्स। व्हेन वी आर मेकिंग कमेंट्स एट डिफेंस, वी आर मेकिंग कमेंट्स एट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री एंड एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं समझना कि हम या मोदी जी की तरफ बोल रहे हैं या किसी और की तरफ बोल रहे हैं। नौ, जहां तक अभी आपका सवाल आया कि क्या अभी जब उन्होंने इंटरनेशनली टीवी के ऊपर दिखा दिया, सबके ऊपर हो गया, एक प्रिजनर को कैसे ट्रीट करना, ये जिनेवा कन्वेंशन है 49 में बनी हुई है, उसको आप किसी तरीके से मिसट्रीट नहीं कर सकते। सो देयरफॉर अगर वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं या कुछ करेंगे उसके अगेंस्ट, उसको पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, उसका पूरा लुक आफ्टर करना है। इफ दे आर नॉट डूइंग इट सिंस दे हैव डिक्लेयर्ड इट, सब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा पीडब्ल्यू है, तो उसको आप किसी भी हालात में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ना जो बात अभी चल रही थी कि अगर हम बात करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं अभी बोल रहा था कि अगर राइटिंग में नहीं दे सकते हैं तो मैं इसी स्टेज के ऊपर, अगर पाकिस्तानी भी कोई सुन रहे हैं, अगर आपको इमरान खान जी को और उनके पीएम को, IASI को, सबको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बैठे कि क्या आप मसूद अजहर को हमें हाथ यहाँ भारत में पहुंचा देंगे? अगर आप पहुंचा देते हैं तो हम बोलते हैं कि हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ हमले की कोशिश में नाकाम रहने पर पाकिस्तान की तरफ से ये अपील की जा रही है कि शांति ही सही रास्ता है, भारत को बातचीत करनी चाहिए। और हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर, आतंक के खात्मे को लेकर जो ऑप्शन लिए जा रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह की रणनीति में बदलाव होना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं जय संधू साहब आपके पास ही आऊँगा कि जो आप लगातार कह रहे थे कि बातचीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि हम शांति की बात बहुत बार कर चुके हैं, नतीजा आज तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया। और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर सशर्त बातचीत को तैयार है तो इसकी पहल पाकिस्तान को करनी होगी। क्या आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान से कि वो मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंक के आकाओं को उनके खिलाफ कार्रवाई करे या भारत को सौंपे? मेरे हाथ में वो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन हमें यही होना चाहिए हमारे के लिए कि अगर तुम हमें कोई क्रेडिबल एक्शन दिखा नहीं रहे हो तो व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड फॉर यू? हम आज के लिए क्यों बॉदर करें? आप अभी भी इस पूरी दुनिया को, जैसे इमरान आपको अभी हमने सुना, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी हमारे भी 70,000 से ज्यादा मन गए, हॉस्पिटलों में ये जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भैया साथ में ये भी दिखाओ जो बहावलपुर में उनका हेडक्वार्टर है, उसमें आपने क्या किया, उसमें एक्शन करके दिखाओ, फिर हम समझेंगे क्रेडिबिलिटी है कोई। आप सिर्फ आर्मी कंटोनमेंट से 800 मीटर तक उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था, क्या क्रेडिबिलिटी थी आपकी उसकी? अभी आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप ऑफ द हिल बालाकोट में सब उसको बना के दिया हुआ है, क्या आपको नजर नहीं आता ये? क्या पूरी दुनिया को नजर नहीं आता? कोई भी ड्रोन भेजो, सैटेलाइट भेजो, सबके पास ही इंफॉर्मेशन है। जी जी। तो वहां यही बोल रहा हूं कि वी शुड फर्स्ट कॉल इज ब्लफ, कि हाँ बोलो अगर आपको ये मंजूर है तो हम फिर आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, एंड वी विल होल्ड आवर हॉर्सेस टिल यू गिव अस ए क्रेडिबल। ठीक है। हालांकि देश में बैठकों का दौर लगातार जारी है, हाई लेवल मीटिंग्स भी कुछ हुई हैं। निगहत अब्बास जी, क्या इस रणनीति पर भी भारत का विचार है जो जय संधू साहब कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान वो देश है और उसको खुद को समझना पड़ेगा कि वो देश है जो भैंसे बेचकर तो फंड रेज करते हैं इकोनॉमी के लिए। 8 किलोमीटर की दूर पर मसूद अजहर रहता है, वो उसे जाकर पकड़ते नहीं है। यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 132 हैं पाकिस्तान में, और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस 22 हैं।
वो उन्हें जाकर पकड़ते नहीं है। अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें या सौंपें वो हिंदुस्तान को और एक कॉन्क्रीट प्लान बनाकर हिंदुस्तान को सौंपे, हिंदुस्तान की सरकार को सौंपें, तो शायद हम सोच सकते हैं कि हाँ बातचीत करी जाए। वरना उनके कुकर्म इतने बुरे रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में और जब से आजादी मिली है इनफैक्ट तभी से कि वो बातचीत लायक है नहीं। कहते हैं ना लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है, वो तो मानने को तैयार नहीं है, मानने को तो तैयार नहीं। इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया कि क्या सरकार अब आर पार की लड़ाई को तैयार है? मैंने एकदम तैयार है। आप देखिए आज हमला जब हुआ है, जो कल जो हमला हुआ है उसमें 200 आतंकी मारे हैं, जिनमें से मसूद अजहर का 1 साला, 2 भाई और यूसुफ अजहर वो आदमी है जिसने IC-814 को हाईजैक किया था। तो हमारे बदले तो शुरू हो गए हैं लेने, हम तो बदले ले रहे हैं और लेते रहेंगे। चिंता की बात है हमारा पायलट उनके कब्जे में है। अगर विदेश मंत्रालय इस तरह की चेतावनी दे रहा है तो कहीं ना कहीं अब ये पुष्टि हो चुकी है कि हमारा एक जाबाज उनके कब्जे में है। उसको वापस लाने को लेकर क्या प्रयास, क्योंकि राजनीतिक दल तो डिमांड कर ही रहे हैं, पूरा देश डिमांड कर रहा है। देखिए उसके इतनी हम लोग क्षमता रखते हैं कि उनको अगर खरोंच भी आई तो मुंह तोड़ जवाब फिर एक और बार मिलेगा। पर मुझे अब लगता नहीं कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत बची है कि वो कुछ हमारे कैप्टन के खिलाफ कर पाएंगे। कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं, हालांकि उसकी पुष्टि हम तो कम से कम नहीं कर सकते हैं। नहीं होती तब तक कहना गलत हो गई। इस पे जांच पड़ताल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बात अगर रही तो पूरी कोशिश करी जाएगी। और मैं ये आश्वासन देती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी और हमारे कैप्टन को सही सलामत हमारे देश वापस लाएगी। अनुज यात्री जी, इस वक्त जो भी देश के भीतर माहौल बन रहा है, जिस एकता की बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है कि हम सेना के साथ हैं और उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर निंदा भी की है, दुख भी जाहिर किया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन के पैरोकारी भी तमाम दल कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा वक्त में भारत की तरफ से, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो या फिर सैन्य क्षमता के आधार पर जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पर आप लोग भरोसा कर रहे हैं, यानी देश के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं आप लोग? लेकिन निश्चित तौर पे जब 14 फरवरी को जिस प्रकार से पुलवामा में हमला हुआ और उसके तत्काल बाद से ही कांग्रेस पार्टी सबसे पहला दल था जिसने सरकार को फ्री हैंड दिया, खुला अपना समर्थन दिया कि ये देश हित का मामला है, देश के ऊपर हमारा एक तरह से हमला हम इसको मानेंगे। ये आतंकी हमला के साथ साथ हमारे देश के ऊपर हमला है। और जहां राष्ट्र की बात आती है, देश की रक्षा की बात आती है, हमारे आत्मसम्मान की बात आती है, वह हम लोग अपने राजनीतिक मतभेद हम भुला देते हैं। हम सब भूल चुके हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के साथ हमारे कुछ राजनीतिक वैचारिक मतभेद है। जहां देश की बात है हम उनके साथ है, सरकार के साथ है। सरकार को बोल दिया गया था उसी दिन कि आप जो निर्णय लेना चाहते हैं लीजिए, हम आपके हर निर्णय के साथ खड़े हैं। उस दिन भी खड़े थे और आज भी खड़े थे। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से एयरफोर्स ने अपना, जो हमारे जाबाज, हमारे एयरफोर्स के जो जवानों ने जिस प्रकार से पराक्रम दिखाया और अपना जो ये हमला किया है और पाकिस्तान के जो ये आतंकी जो ये ठिकाने हैं इनको नेस्तनाबूद किया है, हम उनको सल्यूट करें। पूरे देश ने सल्यूट करा और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उस चीज को सल्यूट किया। और हम कहते हैं आज भी, देखिए आज हमारे देश में और पाकिस्तान में कितना फर्क है। आज हालात ये है कि हम लोग इस हालात में हम लोग सब एक मुट्ठी की तरह एक साथ खड़े हो चुके हैं। और पाकिस्तान की हालात ये है कि पाकिस्तान में अभी भी अंदर उसके 5-5, 6-6 गुट बन चुके हैं। जो पावर सेंटर से 5-5, 6-6 हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं बात कीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं बात आखिर किससे की जाए पाकिस्तान में? कोई ऐसा जो है वहां पे पावर सेंटर नहीं है कि जिससे बात की जाए, जिसकी बात पे विश्वास किया जाए। क्या पाकिस्तान जो इस समय प्रधानमंत्री के रूप में है इमरान खान, क्या वो अपने आप में सशक्त है? वो तो केवल और केवल एक मुखौटा प्रधानमंत्री हैं जो आर्मी के इशारों पर ही और आर्मी की जो है रहनुमाई के ऊपर ही प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। उन्हीं की पढ़ी हुई लिखी हुई जो है वो स्पीच अपना जो है वो पढ़ करके बताते हैं। तो आखिर किससे बात की जाए? सेना के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते पाकिस्तान की, ISI के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। वहां कट्टरपंथियां पूरी तरह से हावी हैं, आतंकियों के वहां पर जो है एक तरह से सरगना बना हुआ है। जन्मस्थली पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान की पहचान क्या है? आतंकिस्तान के नाम से पहचान हो चुकी है। हिंदुस्तान की पहचान क्या है? हिंदुस्तान की पहचान अपने हिंदुस्तानियों से है। हमारी पहचान हमारी विकास से है। हम और पाकिस्तान एक साथ साथ दोनों देशों का जो है हम लोगों ने आजादी देखी थी। और आज देखिए पाकिस्तान कहां पहुंच गया। हम लोग सफलताओं की ऊंचाई हम छू रहे हैं। आज हम विश्व स्तर पर जो है सबके साथ जो है नजर से नजर मिलाकर के बात कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि इन 70 वर्षों में बिल्कुल। और आज पाकिस्तान की हालत यह है कि इस घड़ी में पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी देश आने को तैयार नहीं है। मैं रविंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगा सर, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर कही जा रही हैं, ये बात तो सत्य है सर, किस पर भरोसा किया जाए? प्रधानमंत्री की बात का कितना वजन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सेना के लिखा हुआ बयान उन्होंने पढ़ा, रिकॉर्डेड बयान तक चलाया जा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की बातों पर कितना वजन है, कितना भरोसा कर सकते हैं हम? अक्षय जी,
ये बात केवल इमरान खान साहब पर लागू नहीं होती है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री वहां की सेना और आईएसआई का बंधुआ मजदूर है। जो सेना चाहती है, जो आईएसआई चाहती है, वही होता है। इमरान साहब जानते हैं कि आतंकी शिविरों में सेना के लोग, रिटायर्ड लोग और मौजूदा लोग जाके आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं जी। इस तरीके से, और जो सेना चाहेगी इमरान साहब उतना ही बोलेंगे। इसलिए हम इस बात पर किसी अकेले इन पर ही नहीं, इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके हाथ में भी कभी वो शक्ति नहीं रही है जिसकी हम बात करते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री चाहे जो भी रहा हो, उसमें जो शक्ति होती है कि पूरा देश उसके साथ होता है। हम जो निर्णय करते हैं देश के लिए निर्णय करते हैं और देश की तरफ से निर्णय होता है, लेकिन वहां सेना की तरफ से निर्णय होता है, सेना जो चाहेगी। इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि इमरान साहब जितना भी कहें कि हम शांति की पहल चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत में वो बात आएगी जब सेना अपनी शर्तों पर इनसे बातचीत करने को कहेगी। वो उतनी ही बात करेंगे जितनी सेना या आईएसआई उनको मंजूरी देगी। इसलिए हम ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो बात करेंगे और बात करके उस पर अमल करेंगे, क्योंकि अगर चाहते तो अब तक सेना अजहर मसूद को पकड़ के और हमको सौंप चुकी होती, लेकिन सेना नहीं चाहती, सेना उसको सरसर दे रही है। वो जाके जब ये हमले होते हैं तो जाके सेना के शिविरों में रहता है, वहां उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तो हम कैसे माने कि इमरान साहब हमसे बात? बिल्कुल सर, सवाल यही उठ रहा है कि पठानकोट उरी के बाद भी डोजियर सौंपा जाता है, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? आखिरकार आप किस तरह के सबूत चाहते हैं? तो फिर जय संधू साहब, ये माना जाए कि इमरान खान सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं? 100%। हर जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक बार नहीं बहुत बार कर चुके हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं, पिछले वाले वाजपेयी टाइम के साथ मैं ले आता हूं, जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका ने रिकॉर्डिंग की, जो तब मुशर्रफ साहब चाइना में थे, तो यहाँ से उनको फ़ोन गया कि ये देखो ये बात हो गई है, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई। मुशर्रफ साहब कांप रहे थे कि हाँ भी करते रहना, जो कुछ मर्जी करते रहना, लेकिन पूरी लड़ाई में ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को इतना मत कर देना कि हमारे ऊपर हमला कर दे। तब तक डरे हुए थे इतने, हमने उसके बावजूद भी छोड़ा। हमारे इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने सोचा शायद शांति के लिए मान जाएंगे। जब बुलाया उनको, आगरा की बात हुई, वहां से वो फिर हीरो बन के चले गए अपनी कंट्री के लिए। एंड ओवरऑल रिजल्ट वी गॉट नथिंग, जीरो गेन उस समय भी। तो ये उसके बाद ये जो घटनाएं हो रही 26/11 एयर इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने इनको टाइट नहीं किया है। तो वो टाइट करने का मौका अब है। अगर हम बोलेंगे कि हम बातचीत के लिए बैठ जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो आप इतना क्रेडिबल और एक्शन दिखाइए एंड फोर्स देम कि आप इनको हैंड ओवर करें, या आप 1, 2, 3 जो मेयर्स, मैं आपको इसके ऊपर बता नहीं सकता टीवी के ऊपर कि ये मेयर जब तक नहीं लेते हैं हम आपके साथ तैयार नहीं है बातचीत। यानी कि ये इन चीजों को हमारी सेना तो समझ ही रही है कि पाकिस्तान कभी अपनी बातों पर कायम नहीं रहता, और हमारी सरकार भी पाकिस्तान के इस फरेब को अच्छी तरह से समझती है। अनुज अत्रे साहब, लेकिन जो भी कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं अभी तक सरकार की तरफ से, जिस तरह की घेराबंदी हो, पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बना रहना, साथ ही ये सख्त चेतावनी भी कि अगर रवैये में सुधार नहीं होता है तो बहुत जल्द ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो समझौता एक्सप्रेस, जो हमने शांति के कबूतर की बात कर रहे हैं ना इमरान खान, हमने बस सेवा भी शुरुआत की, समझौता एक्सप्रेस भी चलाई, और आज का जो बड़ा डिसीजन हुआ समझौता एक्सप्रेस को रोकने का, ठीक डिसीजन है? ये पहले ही हो जाना चाहिए था। देखिए, निश्चित तौर पे समय के हिसाब से जो अब पहले इतने हालात खराब नहीं थे, हमें अपने देश के नागरिकों का भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते थे, आते थे। तो उस हालात में अगर हम लोग ट्रेन चला रखी थी, पिछली सरकार ने चलाई थी, तो निश्चित तौर पे उस समय के हालात से वो ठीक निर्णय लिया गया था, क्योंकि सब लोग जो है अपना फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। उन गरीब लोगों का लिए विषय में भी सोचा, लेकिन अब हालात दूसरे हो चुके हैं। हालात के हिसाब से जिस समय अब हम लोग जो है उनके एक तरह से वॉर ऑफ स्टेट की सिचुएशन में है, तो निश्चित
तौर पे अब बिल्कुल रोक देना चाहिए। हर चीज में जहां जहां हमको पाकिस्तान से जो भी हमारे किसी प्रकार का भी कोई भी संबंध है, सारे संबंध विच्छेद कर देने चाहिए। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूं, निदा खान से भी कहना चाहता हूं कि वो भी सरकार से अपनी तरफ से निवेदन करें कि जो हमारी एम्बेसीज वहां चल रही है तुरंत अपने जो है हाई कमीशन को वापस बुला लेना चाहिए और पाकिस्तान के हाई कमीशन को वापस भेज देना चाहिए, जब हालात इस प्रकार से बिगड़ चुके हैं। और देखिए, पाकिस्तान की हालात पे अगर हम चर्चा करें, आज पाकिस्तान क्यों हमसे डायलॉग करने के लिए इमरान खान बार बार जो है अपने शांति का दूत बनने का अपना एक मुखौटा लेकर के सामने आए, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात है वो इस समय बिल्कुल धराशायी हुई पड़ी है। पाकिस्तान युद्ध को नहीं झेल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सब लोग, पूरी उसकी सरकार और आवाम सब जानते हैं कि हम लोग युद्ध नहीं झेल सकते हैं भारत के साथ। पीठ पे छुरा तो घोप ही सकता है, निश्चित तौर पे पीठ पे छुरा ही घोपते आए हैं, लेकिन अब जब सामने से जवाब हमारी सशक्त सेना ने उनको, हमारी एयरफोर्स ने और हमारी सशक्त भारत की सेना ने उनको सामने जवाब दिया है और एक सशक्त जवाब देने के लिए फिर तैयारी कर रखी है, तो निश्चित तौर पे वो आज बिल्कुल झुका है और वो जो है फिर पीठ पे छुरा घोपने की तैयारी कर रहा है। उसके पीछे उसके अपने हित है, उसके पीछे उसके अपने कारण है, उसके पीछे उसकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो हमसे लड़ नहीं सकता। हम एक बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में है, भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र है, भारत हर हिसाब से हम उनसे 6 गुना 7 गुना ज्यादा ताकत रखते हैं, चाहे हम मिलिट्री के हिसाब से रखें, चाहे हम अपनी एयरफोर्स के हिसाब से रखें, चाहे अपने किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के हिसाब से रखें, हम हथियार के हिसाब से रखें। पाकिस्तान हमारे सामने एक दिन भी युद्ध में नहीं टिक सकेगा अगर हम अपनी पूरी ताकत के साथ उससे युद्ध कर सके। और देखिए, इंटरनेशनल स्तर पे भी जो है पाकिस्तान की जो एक छवि जो है आतंकवाद सप्लाई करने की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि है, आज वो उसकी कहीं ना कहीं उसके उलट पड़ रही है। जो पाकिस्तान के कभी आका हुआ करते थे अमेरिका ने भी आज उसको पाकिस्तान को चेता दिया है कि आज अपने ये जो आपके यहाँ जो आतंकी ठिकाने चल रहे हैं तत्काल बंद करिए। चाइना ने भी उनको कहीं ना कहीं जो देखा जाता था कि चाइना पाकिस्तान की तरफ खड़ा रहता है, लेकिन ये हमें ये याद रखना पड़ेगा कि चाइना के लिए हिंदुस्तान पहले है, क्योंकि चाइना इस समय आज एक जो है राष्ट्र से पहले वो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर देश के नाम से दबाव में सही, लेकिन और भारत उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो कहीं भी हिंदुस्तान से हमारे देश से संयम बिगाड़ नहीं सकता। आतंक के खिलाफ कार्रवाई करो, निगत अब्बास। लेकिन जिन चीजों का अनुज यात्रा साहब जिक्र कर रहे हैं कि तमाम संबंध विच्छेद कर देने चाहिए पाकिस्तान से, कि हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, क्या सरकार इस पर भी इसके विकल्प के तौर पर देख रही है? देखिए, अगर हम देखें तो 8 महीने की दुल्हन विधवा हो गई, एक बच्ची ने अपना पिता खो दिया और उस पिता ने अपनी बच्ची का शक्ल तक नहीं देखी थी और वो शहीद हो गए। तो क्या ये दुख पाकिस्तान को दिखता नहीं है? एकदम अगर हम देखें तो वाकई पाकिस्तान अंधा है, उसे ये दुख नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान वो देश है, जब मसूद अजहर पाकिस्तान जाता है तो महमूद, वहां के चीफ जनरल महमूद अहमद उन्हें ऐसे वेलकम करते जैसे कोई प्रधानमंत्री आया है। बात अगर हम करें कि उन्होंने क्या काम करे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, तो आप देखिए इतनी चीजें साथ के साथ चल रही हैं। अगर हम बात करें 200% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब हम लोग छीन चुके हैं, यूएस उन्हें 1.3 बिलियन की जो एड देती थी वो बंद कर चुके हैं। तो काफी काम चल रहा है। अलगाववादी, हमने हिंदुस्तान में भी स्टेप्स लिए, अलगाववादियों से सिक्योरिटी हटा दी गई है, यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया, तो काफी काम चल रहे हैं। ये जो हमला हुआ एयर स्ट्राइक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, 200 आतंकी हमने मार दिए हैं। अगर हम देखें तो मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, हम देखें तो पाकिस्तान में भी स्वच्छ पाकिस्तान अभियान हमारे मोदी जी कर रहे हैं, वहां के पाकिस्तान में आतंकवादियों को मरवा कर। तो एकदम करेक्ट चीज हो रही है और होती रहेगी, और हमारा जो भी हमारी सेना सही समझेगी वो एक स्टेप वो लेंगे, और सरकार आजादी है एकदम इच्छा शक्ति। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और साथ ही जिस छूट की बात, जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात आप कर रहे थे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर मजबूत होती है तो सेना का हौसला और बुलंद होता है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री पर ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के मुखिया वही हैं। अगर सरकार के मुखिया ये कहते हैं कि हमने सेना को पूरी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब क्या निकाले एक आम देशवासी? देखिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जो भी विशेषज्ञ होता है जिस फील्ड का, आप उस फील्ड में उसके ऊपर पूरा छोड़ देते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि किसी को जो उसमें विशेषज्ञ नहीं है उसको अपना व्यू पॉइंट दूसरे के ऊपर नहीं करना, क्योंकि आर्मी वालों को पता है कि क्या उनकी प्रिपेयर्डनेस है, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, कितने दिन की लड़ाई लड़ सकते हैं। वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें WWR भी बोलते हैं,
कि वॉर वेस्ट रिजर्व हमारे पास कितने हैं, क्या हम 10 दिन की लड़ाई लड़ सकते हैं, 15 दिन की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या हमारे मोबिलाइजेशन में इतना टाइम लगना है, हमारे वेपन्स की स्पेयरेबिलिटी। तो जब उन्होंने विशेषज्ञ के ऊपर छोड़ दिया है तो पास्ट में भी पूरा 100% रिजल्ट दिया, 62 में नहीं दे सके क्योंकि जो हमारे लीडर थे उन्होंने उस समय आर्मी को ऐसे रखा कि जैसे आर्मी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी मैं फिर वही रिपीट करना चाहूंगा जो पहले होना था कि इस दुनिया में या वर्ल्ड में अभी तक sword has always been the mightier thing. The political power, the diplomatic power, the foreign whatever has always grown out of the barrel of gun. चाहे आप चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, यूएसए को देख लें, और ये जो है इसको कमजोर मत कीजिएगा कि बाय कीपिंग 1.5 ऑफ जीडीपी एंड व्हिच वाज इन 62 एंड नाउ वी आर गेटिंग बैक टू इमोशनल चीजें। ठीक है, हम इमोशनल होके अगर हम आज किसी रिक्शे वाले को भी मैं बोलूं कि भैया ये सिचुएशन है, वो भी बोलेगा कि मेरे को ले जाओ बॉर्डर के ऊपर, मैं लड़ूंगा। लेकिन हमें उस समय ये भी रखना चाहिए कि क्या हम लगातार अपनी मशीन को वेल ऑयल्ड रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, क्या हमें जितनी फौज के लिए हथियार चाहिए आधुनिक व्याह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्या उनकी हर एक चीज को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे से ये भी गलती होती रही है कि हम सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक रहे हैं शुरू से। यू शुड बी डूइंग स्पेसिफिक टू द वर्ल्ड रोल, यू शुड हैव मिनिमम टारगेटेड एट चाइना। अगर चाइना पे टारगेट करते तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव हो जाता है, वो छोटा सा है। अगर चाइना चलिए, यानी आप इस पक्ष में हैं कि अगर तलवार हाथ में है तो इस तलवार को धार देती रहनी चाहिए ताकि दुश्मन को उस तलवार की शक्ति का अंदाजा रहे। कितना उम्मीद आत्रे साहब कर रहे हैं, बड़े संक्षेप में मैं आपसे फाइनल रिएक्शन चाहूंगा, कितना उम्मीद आप कर रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, जैसी भाषा में वो समझेगा वैसी भाषा में जवाब देंगे? देखिए, मुझे क्या पूरे देशवासियों को सबको हमारी सेना के ऊपर बहुत पूरा विश्वास है, और हमें उम्मीद नहीं, हमें विश्वास है कि हमारी सेना हर चीज में जवाब देने में सक्षम है। और हमने देख रहा है, इतिहास भी गवाह है और वर्तमान भी गवाह है, और हमारा भविष्य भी हमारा सशक्त है कि हमारे देश जो है सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित सेना के हाथों में। एक फाइनल रिएक्शन रविंद्र सिंह जी, मैं आपका जरूर इस पर चाहूंगा, आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हो, और जो तमाम बातें जो है संधू साहब की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इससे पहले देश में जब हमला करने की कोशिश की गई उस वक्त क्या स्थिति थी, मौजूदा वक्त में क्या कुछ हालात है। हालांकि वो एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं कि इस समय एकजुटता का समय है, ये एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। देखिए, हमारे लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, दल बाद में है, देश पहले है। और देश की एकता, देश की अखंडता, देश की अस्मिता जी सबसे पहले। अगर देश की अस्मिता नहीं होगी, अखंडता नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो कोई राजनीतिक पार्टी बचेगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले जरूरी यही बात है कि हम देश के लिए खड़े हों। अगर हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे। पॉलिटिकल पार्टी में हम सत्ता में बाद में आएंगे, सत्ता तो आती जाती रहती है। सत्ता इसलिए नहीं कि हम सत्ता में रहें या न रहें, लेकिन हमारे लिए देश पहले होना चाहिए। इसलिए हमारी एकता, हमारी मजबूती राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ के हमें विचार करना है, और हमें अपनी देश की रक्षा के लिए हम जो भी कदम उठा सकते होंगे हम मिलकर उठाएंगे। चलिए, बिल्कुल, यानी कि एकजुट होने की जरूरत है, और वो एकजुटता दिखाई भी दे रही है। अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है जी, संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में ही कि ये बहुत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी जिसमें 200 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आतंकवादियों पे हमला था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आम जनता को हमारे देश ने कोई नुकसान, हमारे सैनिकों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो अगर अब भी वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है पाकिस्तान, तो बात साफ है कि पाकिस्तान वाकई आतंकिस्तान है और रहेगा। लोग हिंदुस्तान के भरोसा करें। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, एकदम आपको कहा था जवाब मिलेगा, जवाब नेतृत्व सक्षम हाथों में, एकदम सक्षम हाथों में है। कुछ कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम सही चीज करेंगे। और ठीक है, अब कार्यक्रम के समापन का वक्त है। संधू साहब कुछ कहना चाह रहे थे? बड़े मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश की लीडरशिप कोई भी डिसीजन लेती है और आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में पूरा सौंपती है, तो उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं यहाँ से, आपको 100% नहीं 1000% रिजल्ट मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मैसेज सिर्फ एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जिस एकजुटता की
इस संकट के समय में जरूरत है वो एकजुटता दिख भी रही है, और ये एकजुटता हमेशा रहनी चाहिए ऐसे देशों के खिलाफ जो हमारे देश की तरफ आंखें तरेरने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरें लगातार जारी।